बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SW लर्न ऑल ओनली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ी थी और जर्मर डेविसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि उन्होंने किस तरह प्रूव किया कि मेटल डुअल नेचर रखता है। आज की वीडियो में हम हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इसने जब ये देखा कि मेटल डुअल नेचर रखता है, डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी और इसको प्रूव किया गया, तो इसने कहा कि जब बोहर की थ्योरी थी वो इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल के लिए थी। पार्टिकल मटेरियल है तो हम इसकी पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटम है और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर मटेरियल पार्टिकल है तो हम उसकी पोजीशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं और उसकी पोजीशन का भी पता लगा सकते हैं और उसका मोमेंटम क्या है ये भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, वो किस मैथ तो पता होगा किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक्चुअली तो हमने वेलोसिटी मालूम करनी है, वेलोसिटी और मैथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम पता चल जाएगा। तो ये हमें बोहर ने बताया था, लेकिन हेज़नबर्ग आया, इसने कहा इसमें भी अनसर्टनिटी है। अनसर्टनिटी मीन गैर यकीनी। ठीक है, गैर यकीनी। तो इसके मुताबिक इट इज़ इम्पॉसिबल, इसने कहा कि इम्पॉसिबल है टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इसने कहा किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसकी पोजीशन और मोमेंटम को हम नहीं मेजर कर सकते एक साथ कभी भी। हम ना पोजीशन को मेजर कर सकते हैं ना मोमेंटम को कर सकते हैं विद ग्रेट एक्यूरेसी के साथ। हम क्या कर सकते हैं, ना पोजीशन को मेजर कर सकते हैं ना मोमेंटम को। तो इसी को हम अपने अल्फाज में लिखेंगे कि हेज़नबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या कहा। उसने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर सिमल्टेनियसली, एक साथ, बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम में क्या, एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एक्यूरेसी। तो पता लगा कि हेज़नबर्ग ने क्या कहा। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मोमेंटम एक साथ नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी जिसे कहते हैं हेज़नबर्ग इक्वेशन। वो कुछ ये इक्वेशन है। उसने कहा था कि डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4 पाई। अब ये इसने जो कहा है डेल एक्स, ये हमारे पास अनसर्टनिटी है पोजीशन में और डेल पी हमारे पास अनसर्टनिटी है मोमेंटम में। उसने कहा कि दोनों की कोई ना कोई कमी आएगी, दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी, कुछ ना कुछ अनसर्टनिटी आएगी, वो इक्वल होगी h/4 पाई के। ठीक है, ये उसकी इक्वेशन थी। क्या है इक्वेशन, डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू 4/4 पाई, प्लांक्स कांस्टेंट ओवर 4 पाई। अब इस इक्वेशन के मुताबिक p और x, डेल पी और डीएल एक्स एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन। देखो किस तरह, अगर मैं इसी को इस तरह लिखूँ, डेल एक्स और ये जो डेल पी उठा के इस साइड पे ले आऊँ तो कुछ इस तरह बन जाएगी। इस इक्वेशन के मुताबिक डेल एक्स और डेल पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये मैं वैसे ही समझाने के लिए लिख रही हूँ, एक्चुअली में यही इक्वेशन ये बताना चाह रही हूँ कि डेल पी इधर ले आए तो डेल एक्स और डेल पी इन्वर्सली रिलेशन में हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनका इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब है कि अगर हम इसकी पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे तो मोमेंटम उसमें अनसर्टनिटी आ जाएगी। और जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसकी पोजीशन एक्यूरेसी के साथ उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहेंगे उतनी ही अनसर्टनिटी आ जाएगी मोमेंटम में, उतना ही मोमेंटम गलत आएगा। ठीक है, और अगर हम उतना ही अच्छा मोमेंटम फाइंड आउट कर ले तो उतनी ही अनसर्टनिटी आएगी पोजीशन में। ठीक है, तो इस इक्वेशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन टू अनसर्टनिटीज, ये दोनों अनसर्टनिटीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो इट्स पोजीशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज नॉन।
अगर हमें पोजीशन है किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन पता है बड़ी एक्यूरेसी के साथ, तो हम क्या होगा कि हमें अनसर्टनिटी होगी इसके मोमेंटम में। इसका मोमेंटम गैर यकीनी होगा, वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होगा, उसमें ज़्यादा ज़्यादा गलती होगी। ठीक है, गॉट इट। तो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। इसको मज़ीद एलेबोरेट करते हैं हम कॉम्पटन इफेक्ट की मदद से। अब जो कॉम्पटन इफेक्ट है ये हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल को समझने में मदद करता है। किस तरह, सपोज हम करते हैं कि हम ना पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो हम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम विजिबल लाइट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा मिलियन लार्जर होती है विजिबल लाइट। और देखें तो इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल है, उसका डायमीटर काफ़ी स्मॉल है। देखो ये विजिबल लाइट आ रही है, तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, बिल्कुल एक नुक्ते की मान। अब वो विजिबल लाइट इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इलेक्ट्रॉन, विजिबल लाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये विजिबल लाइट है, तो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि हम पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। इलेक्ट्रॉन का डायमीटर टू स्मॉल और वेवलेंथ टू लार्जर। ठीक है, तो विजिबल लाइट, ये क्या थी हमारे पर, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की मदद से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, एक्सरेज यूज़ करेंगे। एक्सरेज, अब जो एक्सरे है इनकी वेवलेंथ बड़ी शॉर्ट होती है। ठीक है, स्मॉल वेवलेंथ के होते हैं ऐसे। ठीक है, और सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमें डिटरमाइन कर सकते हैं, इजीली डिटरमाइन करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, अब आपने याद रखना है जब वेवलेंथ स्मॉल होती है ना, तो फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होती है। फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होती है जब वेवलेंथ हमारे पास कम होती है। वेवलेंथ कम होगी तो फोटोन की एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा। अब ये जो वेवलेंथ आ रही है एक्सरेज की, जब ये फोटोन, एक्सरेज के फोटोन आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे, अब देखो फोटोन की क्या है, एनर्जी ज़्यादा। जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा कि मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या अनसर्टनिटी आ गई ना मोमेंटम में, कि मोमेंटम बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा कि हम इतनी ज़्यादा एफर्ट से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो डिटरमाइन कर लेंगे, लेकिन मोमेंटम चूँकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जब फोटोन हाई एनर्जी से टकराएगा उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। एक्चुअली में वेलोसिटी चेंज करती है तो मोमेंटम चेंज करता है। मैस जो इलेक्ट्रॉन का है वो फिक्स है, मैस तो नहीं चेंज हो सकता, लेकिन वेलोसिटी जब ये वेवलेंथ आके इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ही चेंज हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या, मोमेंटम बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम पोजीशन तो डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन हम फिर मोमेंटम क्या होगा, अनसर्टन हो जाएगा। मोमेंटम में इतनी ज़्यादा अनसर्टनिटी आ जाएगी। और अगर हम कोशिश करें कि हम विजिबल लाइट की वेवलेंथ यूज़ करें, कि विजिबल लाइट के फोटोन की एनर्जी कम होती है तो उसका इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ना चेंज हो, तो क्या होगा कि वो हम मोमेंटम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इस विजिबल लाइट की मदद से इस स्मॉल इलेक्ट्रॉन, ये जिसका डायमीटर इंतहाई स्मॉल है, उसकी हम पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, एक्सरेज यूज़ कर लेंगे तो उसकी पोजीशन तो फाइंड आउट हो जाएगी, लेकिन उसका मोमेंटम काफ़ी चेंज हो जाएगा। लेकिन विजिबल लाइट यूज़ करें, विजिबल लाइट इतनी ज़्यादा लार्जर है कि इलेक्ट्रॉन के डायमीटर इतना स्मॉल है। विजिबल लाइट के लार्जर होने की वजह से मोमेंटम तो चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का जब हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन पोजीशन ही नहीं हमें फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो अब ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई इसी को आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। जो कॉम्पटन इफेक्ट है, फिर इसने हमें अनसर्टनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने में हेल्प आउट किया।
तो जो हमने ऊपर अभी मैंने सब कुछ बताया, हमने उसी को अपनी वर्डिंग में लिखना है। सपोज वी वांट टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना चाह रहे हैं, जब हम विजिबल लाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि विजिबल लाइट लार्जर है तो इलेक्ट्रॉन का डायमीटर स्मॉलर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि विजिबल लाइट यूज़ नहीं कर सकते टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या लिखेंगे, विजिबल लाइट कांट हेल्प अस बिकॉज इट इज़ मिलियन टाइम लार्जर एज कम्पेयर टू डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सरे, क्योंकि एक्सरे इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट। तो एक्सरेज के जब फोटोन आके इलेक्ट्रॉन के साथ टकराते हैं तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज होता है। सो वी यूज द एक्सरेज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ व्हेन फोटोन ऑफ एक्सरे स्ट्राइक्स द इलेक्ट्रॉन मोमेंटम विल चेंज। तो क्या होगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मोमेंटम क्यों चेंज हो रहा है, स्ट्राइक करने की वजह से फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो क्या होता है कि पोजीशन तो हमें पता चल जाती है, लेकिन हमारा मोमेंटम में अनसर्टनिटी आ जाती है। सो एन एफर्ट टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ रेंडर्ड इट मोमेंटम्स अनसर्टनिटी। ठीक है, अगर हम लार्जर वेवलेंथ यूज़ करें, लार्जर वेवलेंथ का फोटोन मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा ना हो, तो मोमेंटम में चेंज ना आए, तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता चलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायमीटर बहुत स्मॉल है। When we use photon of larger wavelength to avoid the change of momentum, determination of position of electron become impossible। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल हमें एक्सप्लेन करता है। अब हम एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि अनसर्टनिटी प्रिंसिपल से हमें क्या पता चला, इसके हमें फ़ायदा क्या हुआ। तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, इसकी मदद से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता। किस तरह, हमें पता है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का रेडियस है वो 10⁻⁻14 मीटर होता है। ये कैलकुलेट किया हुआ रेडियस है किसी भी न्यूक्लियस का, ठीक है, इस रेंज में होता है न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो उसका डेल एक्स मस्ट बी 10⁻⁻14 मीटर। तो उसका जो डेल एक्स है वो इसी रेंज के अंदर होना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर ही होना चाहिए, 10⁻⁻14 मीटर। मतलब चेंज इन पोजीशन यही होनी चाहिए, 10⁻⁻14 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि वो एक न्यूक्लियस, हम सपोज करें कि वो न्यूक्लियस के अंदर हम पता लगाना चाह रहे, तो अगर न्यूक्लियस का डायामीटर या रेंज इतनी है तो हम कहेंगे कि जो डेल एक्स है वो भी इतना ही है। न्यूक्लियस की जो पोजीशन में चेंज है वो भी 10⁻⁻14 मीटर है। अगर हमें अब डेल एक्स पता है तो हम वो अनसर्टनिटी प्रिंसिपल वाली इक्वेशन यूज़ करते हुए डेल वी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वेलोसिटी हम इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें डेल एक्स की वैल्यू पता है तो हम डेल वी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि इक्वेशन क्या थी, डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 इस इक्वेशन में डेल पी किसके जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या है, मोमेंटम एक्चुअली में हमारा प्रोडक्ट होता है मैस एंड वेलोसिटी। तो डेल पी किसका प्रोडक्ट होगा, मैस और डेल वी। क्यों, मैस कभी चेंज नहीं हो सकता, जो इलेक्ट्रॉन का होगा वही होगा, मोमेंटम में चेंज आएगा तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से। तो हम क्या करेंगे, डेल पी की जगह लिख देंगे डेल वी और एम, दोनों का प्रोडक्ट है मोमेंटम। अब हमने क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। वेलोसिटी को इधर रहने दो, दोनों टर्म को उठा के दूसरी साइड पे ले आओ, दूसरी साइड पे ले। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। प्लांक्स कांस्टेंट की भी वैल्यू पता है 4, पाई की भी पता है 3.14। अब मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है 9.1080 मल्टीप्लाई 10⁻31। और डेल एक्स चूँकि हम न्यूक्लियस में कैलकुलेट करना चाह रहे तो रेंज क्या आई थी 10⁻⁻14 मीटर। तो इन सबको जब हमने सोल्व किया कैलकुलेट की मदद से तो हमारा डेल वी आया 5.77 मल्टीप्लाई 10⁻9। तो ये वैल्यू तो काफ़ी बड़ी आई है। हमें पता है कि लाइट की वेलोसिटी जो है वो 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁸ है, तो ये तो लाइट से भी ज़्यादा स्पीड शो कर रहा है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की इतनी स्पीड होती ही नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता।
ये वाली जो हमने वैल्यू यूज़ की है ये गलत है, इसी वजह से जो वेलोसिटी की वैल्यू वो काफ़ी हाई आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से। दूसरा इसका पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अलाउड। हम प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा, शायद बिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ लोकेट हो, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन हम कभी भी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड कभी भी नहीं ऑब्जर्व कर सकते। ठीक है, आप ये पता नहीं लगा सकते कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त न्यूक्लियस के अराउंड किस पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस, तो आप कभी भी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट की मदद से आप बता सकते हैं कि इसका जो ज़्यादा चांस है वो यहाँ पाए जाने का। ठीक है, वी नेवर लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है और क्यों हम पोजीशन एट अ टाइम और मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट में बताना आपको वीडियो अच्छी लगी, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।